कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि मैकेनिक का काम करता है। वो अपनी बीवी आयशा के साथ बहुत खुश है। आयशा एक रोबोट कंपनी में काम करती है, इसीलिए उसे मशीनों वाले काम बहुत पसंद है। इनके घर के चारों तरफ मशीनें हैं जो इनके कमांड पर काम करती हैं। ग्रे अपनी बीवी को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो रोबोट के ऊपर काम करता है। उसने हाल ही में एक अच्छा मशीन बनाया है जो बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा उसका कहना है, और वो तुम्हें बुला रहा है उस चीज को दिखाने के लिए। अब इसके बाद आयशा ग्रे के साथ उसके दोस्त के पास जाती है। ये दोनों एक सुनसान जगह पर आते हैं और यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ था जिसके द्वारा ये लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाते हैं। ये एक सीक्रेट रिसर्च लैब था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। ग्रे अपनी बीवी आयशा को लेकर के आयरन के पास आता है। आयरन इन लोगों को एक छोटी सी डिवाइस के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये डिवाइस बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर किसी इंसान के शरीर में लग जाए तो वो इंसान को कंट्रोल कर सकती है और उसके सारे काम कर सकती है। आयशा को ये चीज काफी अच्छी लगती है, लेकिन वही ग्रे कहता है कि ये इंसानों वाला काम नहीं कर सकता है, जैसे कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। खैर इसके बाद ये दोनों आयरन के सिस्टम को अवॉइड करते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और ये दोनों कार में ही इंजॉय करने लगे थे। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से इनकी ऑटो ड्राइव वाली कार शॉर्टकट रास्ते पर चलने लगती है और कुछ दूर आगे जाने के बाद ऑटो ड्राइव में समस्या आ जाता है, जिसकी वजह से कार की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है और ज्यादा स्पीड बढ़ने की वजह से आगे जा करके इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ पर इनके कार का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कैंप बना करके बहुत सारे लोग रह रहे थे। कुछ समय बाद इनके ही कार के पीछे एक और कार आकर के रुकती है जो कि कुछ गुंडे थे और इनके कार के पास आकर के आयशा को बाहर निकालते हैं। ये लोग आयशा के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ग्रे को मारते भी हैं। तभी यहीं पर पुलिस की ड्रोन भी आ जाती है और इन लोगों को क्राइम करते हुए देख रही थी। इनमें एक फिस्क नाम का इंसान था जो आयशा से कहता है तुम्हें अपनी रोबोट के कंपनी पर बहुत घमंड हो चुका है। यह कहने के बाद वो आयशा को शूट करके जान से मार देता है और जाने से पहले ये लोग ग्रे को भी गोली से शूट करके जान से मार देते हैं। ये दोनों आखिरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ ही समय बाद एक साथ दोनों की सांसें चलना बंद हो जाता है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस आ करके इनके बॉडी को उठा करके लेकर जाती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ग्रे की मौत नहीं हुई है बल्कि वो जख्मी हुआ है और इस वक्त उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। अब 3 महीने बाद हम देखते हैं कि ग्रे ठीक तो हो चुका है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। उन गुंडों ने ग्रे के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका शरीर पैरालाइज हो गया है और रोबोट की सहायता से ही उसका काम हो पा रहा है। वो काफी उदास रहने लगा था और कुछ न कर पाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। ग्रे उन गुंडों को मार करके अपनी बीवी का बदला लेना चाहता है, लेकिन इस हालात में आखिर वो करे तो करे क्या। अभी भी वो शांत नहीं बैठता है। वो पुलिस अधिकारी कोर्टेस से मिलता है और उनसे पूछताछ करता है कि आखिर उस रात किन किन लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमला किया। कोर्टेस कहती है कि हमारे ड्रोन ने फुटेज ली है, लेकिन रात होने की वजह से उन लोगों में से किसी का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तलाश को जारी रखे हैं और उन लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन ग्रे का दिल नहीं मान रहा था। वो खुद उन मुजरिमों को ढूंढना चाहता था। जब ग्रे लेटा हुआ था तो तभी उसके पास उसका दोस्त एरन आता है जो ग्रे से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना होगा। अगर तुम ठीक होना चाहते हो और अपनी बीवी का बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास जो चीज है उसकी वजह से तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा। ग्रे को विश्वास नहीं हो रहा था। वो एरन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एरन के जाने के बाद वो मन ही मन सोच रहा था कि एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता ठीक हो जाऊं मैं। और इसलिए वो अगले दिन एरन के लैब में जाता है। एरन के साथ काम करने वाले लोग ग्रे का एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और उसके शरीर में स्टंप नाम के एक सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं। ये वही सिस्टम है जिसे ग्रे अपनी बीवी के साथ एक बार देखने भी आया था। अब उस सिस्टम को इंस्टॉल होने के बाद सभी लोगों को लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब स्टंप ऑन होता है तो वो अपने तरीके से ग्रे के शरीर को हिलाने लगता है। ग्रे का शरीर पूरी तरीके से काम कर रहा था, वो सिर्फ स्टैम्प की वजह से जो उसके शरीर में इंस्टॉल किया गया है। एरन ग्रे से कहता है कि इस सिस्टम के बारे में यानी कि स्टैम्प के बारे में किसी को भी नहीं मालूम चलना चाहिए और किसी को नहीं मालूम चलना चाहिए कि तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हें पैरालाइज होके रहना होगा। लेकिन घर आने के बाद ग्रे फाइल और ड्रोन की वीडियोस को देखने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से बस अपनी बीवी के हथियारों का पता लगाना चाहता है। जब वो ड्रिंक ले रहा था तो तभी ग्रे को कोई ग्रे कह के पुकारता है। ग्रे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो, तो वो आवाज कहती है कि मैं स्टैम हूँ और मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में इंस्टॉल हो करके तुमसे कनेक्ट हो चुका हूँ। अब ग्रे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सीन उसके साथ कैसे हो सकता है। खैर अब ग्रे स्टैम को शांत रहने के लिए कहता है तो वो शांत हो जाता है। इसके बाद जब वो क्रिमिनल के वीडियोस को देख रहा था तो स्टैम कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद ग्रे स्टैम से हेल्प मांगता है। स्टैम के कहने के अनुसार
अनुसार ग्रे एक क्रिमिनल को फोकस करता है। उस गुंडे के हाथों पर एक टैटू बना हुआ था जिसे स्टैम अपने दिमाग और ग्रे के हाथों का इस्तेमाल करके एक कागज पर बना देता है। उसके बाद स्टैम इसी टैटू से उस गुंडे का एड्रेस भी बता देता है। गुंडे के बारे में मालूम चल चुका है। ये बात कोर्टेस को बताने के लिए उसके पास कॉल कर रहा था, लेकिन स्टैम उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। टैटू के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुम उन्हें बताओगे तो उनका ड्रोन अभी भी उस टैटू को स्कैन नहीं कर पाएगा और सबूत नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारी हेल्प करने से मना कर देंगे। और दूसरी बात, तुम मेरे बारे में किसी को बता भी नहीं सकते हो, इसीलिए जो कुछ भी करना होगा हम दोनों को मिल करके करना होगा। इसके बाद ग्रे उस गुंडे के एड्रेस पर आता है और उस पर निगरानी रखता है। उस गुंडे के चले जाने के बाद ग्रे उसके कमरे के अंदर जाता है। स्टैम उस गुंडे के मैसेज को स्कैन करता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद ग्रे कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गुंडा दोबारा अपने घर पर आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रे को छुपना पड़ जाता है। लेकिन वो गुंडा कांच में ग्रे को देख लेता है और इसके बाद वो ग्रे को मारने पीटने लगता है। ग्रे एक नॉर्मल सा बंदा था, उसने कभी भी किसी से फाइट नहीं की, इसलिए उसे फाइट करने नहीं आता था। तो तभी स्टैम कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद ग्रे अपना पूरा कंट्रोल स्टैम को दे देता है। इसके बाद स्टैम कंट्रोल को लेकर के उस गुंडे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और लास्ट में गुंडे को जान से मार देता है। लेकिन ग्रे को बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी किसी को भी इस तरीके से नहीं मारा था। फिंगरप्रिंट और पूरा सबूत मिटाने के बाद ग्रे यहाँ से फरार हो जाता है और कुछ समय बाद पुलिस उस गुंडे की बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि उस गुंडे के शरीर में भी वायरिंग किया गया था और उसके हाथों में एक गन को भी इंस्टॉल किया गया था। लेकिन जब एरन को पता चलता है कि स्टैम के साथ मिल करके ग्रे ने ये सब काम कर दिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एरन कहता है कि तुम इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वरना हम पकड़े जाएंगे और बहुत ही बुरी तरीके से हम फंस जाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ पर ग्रे ने अपने दुश्मन को मारा, वहाँ के एक कैमरे में कोर्टेस सबूत को ढूंढ रही थी और उसे एक कैमरे में ग्रे दिखाई देता है जो कि व्हील चेयर पर चल रहा था। उसी समय वो ग्रे को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेस नहीं कर पाती है। जब कोर्टेस ग्रे को ट्रेस नहीं कर पाती है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो ग्रे से कहती है कि कल ही तुम्हारे एक दुश्मन को किसी ने जान से मार दिया और तुम वहाँ पर मौजूद थे, आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। यह बात सुनने के बाद ग्रे कहता है कि मैं अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तुम और तुम्हारी टीम ने अभी तक मेरे दुश्मनों का पता नहीं लगा पाई है और मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था। खैर, अब कोर्टेस के जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रे बहुत घबराया हुआ था। वो इस बात पर घबराया था कि कोर्टेस अब उसके ऊपर शक करने लगी है। खैर, अब स्टैम के कहने के अनुसार वो अपने दूसरे दुश्मन को ढूंढने के लिए जाता है। वो एक ओल्ड बोनस नाम के बार में जाता है जहाँ पर उसका दुश्मन पहले से ही मौजूद था। वो बार में बैठे सभी लोगों से कहता है कि मेरी बीवी को मारने वाला जो कोई भी है मेरे सामने आ जाए, उसका भी हाल ठीक उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से उसके साथी का हुआ है। अब यह सुनने के बाद बार में से एक इंसान उठ करके ग्रे के सामने आता है। अब ग्रे को नहीं पता है कि ये उसका दुश्मन है कि नहीं है, इसलिए वो उससे पूछता है कि मेरी बीवी की मौत में तुम शामिल थे कि नहीं। लेकिन वो आदमी ग्रे को कुछ बताता नहीं है, बल्कि उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। वॉशरूम में ले जाने के बाद ये लोग ग्रे को नीचे गिरा देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। ग्रे पूछता है कि मेरी बीवी को मारने में तुम शामिल थे कि नहीं, बस एक बार बता दो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी बीवी को जान से मारा है। अब यह सुनने के बाद फुल कंट्रोल स्टैम ले लेता है और वो सबको मारने लगता है। सभी को मार देने के बाद ग्रे उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसका लीडर कौन है। काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो आदमी बताता है कि मेरे लीडर का नाम है फिस्क और उसी ने ही तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जान से मारा था। अब इस आदमी के शरीर में भी छोटा सा सिस्टम इंस्टॉल किया गया था और वो सिस्टम कोबोट कंपनी का था और इस कंपनी को ग्रे की बीवी आयशा चलाती थी। तभी स्टैम ग्रे से कहता है कि एरन मुझे डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसने मुझे डिसेबल कर दिया तो तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। इसके बाद स्टैम उसे एक जिमी नाम के हैकर के बारे में बताता है जो स्टैम को हैक करके उसके कोड को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। इसके बाद ग्रे भाग करके फौरन उस हैकर के पास जाता है। इधर हम देखते हैं कि एरन स्टैम को डिसेबल करने की प्रोसेस में लगा हुआ है। अब धीरे धीरे स्टैम का सिस्टम काम करना बंद कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो जिम्मी के बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। इधर कुछ समय बाद फिस्क अपने साथी के पास आता है और उसे मरा हुआ देख करके ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे मारा कौन है। वो उसके आंखों के सिस्टम को चेक करता है और उसकी आंखों में ग्रे साफ साफ दिखाई दे रहा था और इसी तरीके से इन लोगों को ग्रे की लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है और इसके बाद ये लोग भी ग्रे को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर ग्रे जिम्मी के कमरे तक पहुंच जाता है और उसे पैसे देते हुए कहता है कि मेरे शरीर में एक सिस्टम है, तुम्हें उसके कोड को चेंज करना होगा। इधर फिस्क भी अपने साथियों के साथ जिम्मी के बिल्डिंग में पहुंच जाता है और इन लोगों को आता हुआ जिम्मी कैमरे में देख लेता है, इसलिए वो हैकिंग के काम को बीच में बंद कर देता है और ग्रे को छोड़ करके यहीं पर चला
चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रे अकेला हो चुका था। तभी उसे उसकी बीवी दिखाई देती है और ग्रे को कुछ करने के लिए कहती है। तभी यहीं पर फिस्क अपने साथी के साथ पहुंच जाता है और जैसे ही वो ग्रे के पास जाता है तो ग्रे उठ करके फिस्क को मारने लगता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल स्टैम के पास था और वो काम करने लगा था। ग्रे भागते हुए टेरेस पर जाता है, लेकिन एक गुंडा उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टैम सब कुछ संभाल लेता है। वो गुंडे को जान से मार देता है और जब कुछ समय बाद यहाँ पर फिस्क आता है तो वो अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है, लेकिन उसे यहाँ पर ग्रे नहीं मिलता है। अब अपना काम खत्म कर लेने के बाद ग्रे चुपचाप घर पर आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे एकदम सही तरीके से चलता हुआ देख लेती है, इसलिए अब ग्रे कुछ छुपा नहीं पाता है। वो सब कुछ अपनी माँ को बता देता है। वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि इसके बारे में किसी को भी ना पता चलने पाए। इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होकर के बैठा हुआ था। वो उदास इसीलिए था क्योंकि स्टैम अब उसके कंट्रोल में नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद कोर्टेस फिर से ग्रे से मिलने के लिए आती है। वो ग्रे से कहती है कि वो उसका हाल चाल पूछने के लिए आई है, जबकि ऐसा नहीं था। वो ग्रे के जैकेट में एक डिवाइस रखने के लिए आई थी। इस डिवाइस की मदद से आप किसी की भी बातों को सुन सकते हो, बहुत दूर से भी। अब कोर्टेस उस डिवाइस को ग्रे के जैकेट में रख देती है और अपना काम खत्म करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बारे में स्टैम को भी नहीं मालूम चल पाता है, क्योंकि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। ग्रे स्टैम से जो कुछ भी बातें कर रहा था वो सब कुछ कोर्टेस सुन रही थी। स्टैम के कहने के अनुसार ग्रे अब अपने आखिरी दुश्मन यानी कि फिस्क को मारने के लिए जाता है, लेकिन इसके बारे में कोर्टेस को भी मालूम चल जाता है और वो ग्रे का पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ग्रे अपने जैकेट में उस डिवाइस को देखता है और फिर स्टैम उसे बताता है कि इसकी मदद से हम किसी की भी बातों को सुन सकते हैं, और वो ये भी बताता है कि इस समय कोर्टेस उसका पीछा कर रही है। अब कोर्टेस लगातार ग्रे का पीछा कर रही थी, इसलिए स्टैम उसे रोकने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कार को हैक करता है और उसे ले जाकर के कोर्टेस के कार से लड़ा देता है, जिसकी वजह से कोर्टेस की कार पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इधर ग्रे अपने आखिरी दुश्मन के घर पर जाता है, जहाँ पर वो फिस्क से मिलने के बाद उससे पूछता है कि आखिर उसने उसकी बीवी को क्यों मारा। तो फिस्क कहता है कि हम तुम्हारी बीवी को नहीं तुम्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन गन हाथ में लगी हुई थी और वो गलती से चल गई, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी की मौत हो गई। और हम तुम्हें भी नहीं मारते, बल्कि तुम्हारे शरीर में एक ऐसी दवाई को इंजेक्ट करने वाले थे जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो जाओ। इसके बाद फिस्क ग्रे को मारने लगता है। स्टैम पूरा कंट्रोल लेकर के फिस्क से फाइट करता है, लेकिन उसके सारे दांव पेच फिस्क को पहले से ही मालूम था, क्योंकि फिस्क के शरीर में भी वैसा ही डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, लेकिन उसका पुराना है। तभी मौके का फायदा उठा करके ग्रे उसे नीचे गिरा देता है और उसके सर को कांच में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो उसके सारे मैसेज को पढ़ने के लिए उसके एयरबड्स को निकालता है। स्टैम सिर्फ उन्हीं मैसेज को पढ़ता है जिसमें ग्रे को मारने की बात की जा रही थी, और यहाँ पर ग्रे को मालूम चलता है कि उसकी बीवी और उसे मारने के लिए किसी और ने कहा था, यानी कि उसका जो मेन दुश्मन है वो तो अभी जिंदा है। उसके बाद ग्रे उस दुश्मन के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, और उसका आखिरी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त एरन था। ग्रे उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो एरन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, मुझसे ये सब करवाया गया। वो आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही यहाँ पर कोर्टेस आ जाती है और ग्रे को अपने अंडर में ले लेती है, और जैसे ही कोर्टेस उसे पकड़ने के लिए जाती है तो मौका देख करके ग्रे उसे उठा करके फेंक देता है, और उसके बाद वो कोर्टेस के गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था। ये सब कुछ ग्रे नहीं कर रहा था, बल्कि स्टैम उससे सब कुछ करवा रहा था। स्टैम ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर ग्रे पकड़ा गया या मारा गया तो स्टैम भी खत्म हो जाएगा। अब स्टैम को रोकने के लिए ग्रे अपने ही हाथों में एक चाकू को घुसा देता है, लेकिन अभी भी स्टैम रुक नहीं रहा था। वो दूसरे हाथों का इस्तेमाल करके कोर्टेस को मारने वाला था, लेकिन तभी कोर्टेस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तभी ग्रे के पास एरन आता है और उसे बताता है कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मारने वाला मैं नहीं बल्कि स्टैम था। स्टैम को एक ऐसे शरीर की जरूरत थी जिसके अंदर वो जीवित रह सके, और उसने किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर को चुना, और उसी ने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, तुम्हारी बीवी को जान से मार दिया, तुम्हें पैरालाइज कर दिया। तुम्हारी बीवी को इसलिए मारा है ताकि पैरालाइज होने के बाद तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी न रहे। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था तो स्टैम के कहने के अनुसार ही मैं तुम्हारे पास आया था, क्योंकि उस समय तुम अपने शरीर को ठीक करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तभी स्टैम की आवाज आती है और वो कहता है कि एरन बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तुम्हारे शरीर में अपने आप को जीवित रखने के लिए ये सब किया, और अब तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। अब स्टैम ने पूरा कंट्रोल ले लिया था और वो एरन को जान से मार देता है, क्योंकि स्टैम के बारे में एरन के अलावा और कोई नहीं जानता है, और अब उसे रोकने के लिए एरन नहीं बचा है। उसके बाद स्टैम कोर्टेस के पास आकर के उसे भी शूट करके जान से मार देता है। इन दोनों को स्टैम ने इसलिए मारा ताकि उसका खुलासा ना हो पाए, और अब वो ग्रे के शरीर के अंदर हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रे अपने दिमाग में अभी भी जिंदा है। उसकी
उसकी बीवी आयशा भी जिंदा है और वो बहुत खुश है। लेकिन ये सब देख करके ग्रे इस समय बहुत सोच में पड़ा हुआ है और इस समय उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके शरीर में स्टैमिना भी नहीं है। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।